बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुमने थोड़ी देर पहले जो दावा किया था ये फिल्म इसकी नफी करती है। तुम अपने मज़मूम अज़ाइम को पूरा नहीं कर सके। इस फिल्म से तुम मुझे अपने दबाव में नहीं ले सकते। खुश फहमियों की किन नगरी में घूम रहे हो अहमक? वो हकारत अमीज़ लहजे में बोला। क्या कहना चाहते हो? मैं उलझ कर रह गया। क्या तुमने पूरी फिल्म देख ली? इसका ये खतरनाक सवाल तंत्र में डूबा हुआ था। हाँ, मैं मेरी उलझन में बेपनाह इजाफा हो गया। शुएब ने फातहाना अंदाज में मुझे देखा। इस वक्त इसके होंठों पर बड़ी मकरूह हंसी खेल रही थी। इसके स्टाइल ने मुझे मखमसे में डाल दिया। मेरी याददाश्त के मुताबिक वो फिल्म खत्म हो चुकी थी। इस मंजर के बाद ही मेरे जहन को एक तूफानी झटका लगा था और मैंने सदफ को धक्का देकर दूर फेंक दिया था। फिर मैंने इर्तिकाज तवज्जो से खुद को संभाल लिया था, लेकिन शुएब का अंदाज किसी गहरी साजिश की नवीद दे रहा था। इसकी बात से जाहिर होता था कि फिल्म अभी खत्म नहीं हुई। फिल्म का जो हिस्सा देखने से रह गया वो बहुत ही खेज और जिल्लत अमेज होगा। शुएब ने गहरी संजीदगी से मुझे मुखातिब किया और ठहरे हुए लहजे में बोला, वजदान, इस वक्त हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। मैं जबरदस्त और तुम जेरे दस्त हो। तुम किसी हकीर चूहे की मानंद मेरी गिरफ्त में आए हुए हो। मैं चाहूँ तो पलक झपकते में तुम्हें नीस्तो नाबूद कर सकता हूँ। और तुम वो एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम हजार कोशिश के बावजूद भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम पर सब कुछ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। जो फिल्म तुमने देख ली वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। इसके बाद तुम जो कुछ देखने जा रहे हो वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कमाल है। जरा तुम भी तो देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। मैंने तुम दोनों के चेहरों के क्लोजअप लेकर इसे एक ब्लू फिल्म के साथ मिक्स किया है। इस मिक्सिंग का रिजल्ट बहुत उम्दा आया है। तुम देखोगे तो दंग रह जाओगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कैमरा वर्क ने हम आगोश होकर एक मास्टरपीस तख्लीक किया है। लो तुम भी दीदार करो। बात खत्म करते ही इसने स्टिल स्क्रीन को दोबारा मुतहरक कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ जो मनाजर उभरने लगे मैं इन्हें देखने का तस्वर भी नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने आंखें बंद कर ली। घबरा गए? शुएब गौरी की मनहूस आवाज मेरी समात पर नश्तर चला गई। ठीक है, मैं टीवी ऑफ कर रहा हूँ, तुम आंखें खोल दो। मैं अंधों से बात करना पसंद नहीं करता और अभी तो मैंने तुमसे निहायत ही अहम गुफ्तगू करना है। मैंने दिल में शुएब पर लान तान करते हुए आंखें खोल दी। बेसाख्ता मेरी जुबान पर यह सवाल आ गया, सदफ कहाँ है? इसी बंगले में है, वो सपाट लहजे में बोला। तुमने सदफ को तो ये फिल्म नहीं दिखाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह, मैं एक इत्मीनान भरी सांस लेकर रह गया। शुएब ने कहा, मेरा शिकार तुम हो। सदफ तो तुम्हारी दुम से बांध कर बोनस के तौर पर मुझे मिली है। बहरहाल वो इस यादगार फिल्म में तुम्हारी हीरोइन है। अगर तुम जिद करोगे तो इसे भी ये फिल्म दिखा दूंगा। इसके इख्तितामी अल्फाज से बेपनाह मक्कारी टपकती थी। हरगिज नहीं, मैंने कतियत से कहा। इट्स ओके। वो हाथ बुलंद करते हुए बोला, तुम कभी मेरे दोस्त रहे हो। मैं अपने एक दरीना खैर ख्वाह की इतनी सी फरमाइश तो पूरी कर ही सकता हूँ। वो लम्हाती खामोशी के बाद मुझे बताने लगा, इस शर्मनाक फिल्म की कुल लंबाई 15 मिनट थी। 10 मिनट की ओरिजिनल फिल्म और आखिरी 5 मिनट की शैतानी मिक्सिंग। बाद के इख्तिताम पर इसने कहा, वजदान, इस फिल्म की हकीकत तो से अगरचे तुम आगाह हो चुके हो, लेकिन कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। मैंने ब्लू फिल्म के किरदारों का इंतखाब करते हुए तुम दोनों के जुस्सों और कद काठ का खास ख्याल रखा है। इस फिल्म को देखने वाला हर शख्स बिला तरद्दुद इसका यकीन कर लेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इंसानी जहन और यकीन को फरेब देना बहुत आसान कर दिया है। अचानक मेरे जहन में एक सवाल उभरा, तुमने इतनी जल्दी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिल्म मिक्सिंग कैसे कर ली? ये काम तो अच्छा खासा वक्त मांगता है। मैंने शुएब से पूछा। तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, वो ताइदी अंदाज में बोला, गर्दन को जंबश देते हुए शैतानी मुस्कुराहट बखेरने लगा। टेक्निकल किस्म के काम वाकई एक मखसूस वक्त के मुतकाजी होते हैं। वो एक लम्हे को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं कितना वक्त बीत चुका है, वरना तुम इतनी जल्दी ऐसे जैसे अल्फाज इस्तेमाल न करते। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उलझ कर रह गया। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम जुमेरात को लगभग रात 10
10 बजे सफेद बंगले में दाखिल हुए थे और 10:15 बजे तक तुम मेरे आदमियों के साथ मारा मारी करते रहे, फिर आईना खाने में पहुंच गए। वो वजाहत करते हुए बोला, तुम्हारी बात और रद्दे अमल से अंदाजा होता है कि तुम अभी तक जुमेरात ही के तस्वर में हो। जबकि मैं इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, सुनोगे तो बताऊंगा ना। वो नागवारी से मुझे देखते हुए बोला, जुमेरात गुजर गई, आज जुमा है और इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं। मैंने जिस वाक़े को फिल्म बंद किया है इसको बीते कम से कम 12 घंटे गुजर चुके हैं। ये तो अच्छा खासा वक्त होता है वजदान। ओह, मैं एक तवील बोझल सांस खारिज करके रह गया। इन जालिमों ने मेरी बेहोशी के दौरान में लिबास के साथ साथ रेस्ट वॉच भी उतार ली थी, इसलिए मुझे वक्त और तारीख अंदाजा नहीं हो पाया था। अगर घड़ी में मेरे पास होती तो मुझे हालात को समझने में इतनी वक्त का सामना न करना पड़ता। मेरा दिलो दिमाग शोएब गौरी के लिए नफरत अमेज गुस्से से भर गया। मैंने बिफरे हुए लहजे में इससे दरियाफ्त किया, तुम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? बहुत दिलचस्प सवाल है, वो गंभीर आवाज में बोला। मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। इतना कहकर वो खामोश हो गया और गहरी नजर से मुझे देखने लगा। मैंने महसूस किया वो अपने जहन में ख्यालात को तरतीब दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि तुमने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया और जवाबन मैंने तुम्हें किस किस महाज पर जिक पहुंचाई। इस मौजू को खोलने का कुछ फायदा नहीं सिवाय अपना खून जलाने और दिमाग तपाने के। वो एक लम्हे के लिए मुतवक्किफ हुआ। मैं पूरी तरह इस की तरफ मुतवज्जो था। इस वक्त वो बहुत ही संजीदा और बुर्दबार नजर आ रहा था। बात को आगे बढ़ाते हुए इसने कहना शुरू किया, इस गर्मा गर्म जंग में मैंने अपने कई अहम आदमियों को खो दिया। जहांगीर, फवाद, कबीर शाह, गुलाम जलानी, नादर जमान वगैरह तो बड़ी बड़ी मिसालें हैं। इसी तरह तुम्हारे कई साथी भी इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। वो बोलते बोलते एक मरतबा फिर रुक गया। इसके बयान में बड़ी खुली द्रोह गोई शामिल थी, लेकिन मैंने इसे रोकना मुनासिब न समझा और खामोशी से इसे देखता रहा। वो बात जारी रखते हुए बोला, वजदान, मैंने अब तक तुम्हारे खिलाफ जो कुछ किया और ये जो कुछ कर रहा हूँ, ये सब इसलिए है कि तुम यहूद दुश्मन हो। तुम यहूदियों से नफरत करते हो और हर लम्हा इन्हें नुकसान पहुँचाने की फिक्र में रहते हो। तो सच्ची बात तुम्हारी जुबान पर आ ही गई, यहूदियों के गुलाम, मैंने जहर खान लहजे में कहा। इसके चेहरे के तासरात में कोई फर्क न आया, सादगी से बोला, तुम मेरी तंजीम CFK की जड़ों तक पहुंच चुके हो। ये बात मुझसे ढकी छुपी नहीं। तुम हमारे मकासद को भांप गए हो और इस सेटअप को बेखूबी समझने लगे हो, लिहाजा कराची में तुम्हारी मौजूदगी का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इसने थोड़ा वक्फा देकर नापसंदीदा नजर से मुझे देखा और बोला, यहाँ से दफा करने से पहले मैंने तुम्हारा डंक निकाल लिया है। अब तुम मुझे डसने का तस्वर भी नहीं कर सकोगे। अगर कभी तुमने मेरी जानिब रुख करने की कोशिश की, कराची में दाखिल होने की नीयत बांधी या फिर पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखने का ख्याल भी तुम्हारे जहन में आया, तो समझ लेना मैं इस तूफानी फिल्म की एक एक कॉपी हर वीडियो सेंटर पर पहुंचा दूंगा। और तुम ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हो, यहाँ की आवाम इस कदर नदीदा है कि तरसे और तड़पे हुए लाखों फिल्म बीन तमाश बीन इस नौइयत की फिल्म्स को बड़े जौको शौक से देखते हैं। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैंने तुर्श लहजे में कहा, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, ये मेरा वतन है। तुम मुझसे इस मुल्क में रहने का हक किस तरह छीन सकते हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मैंने कहा ना, इस वक्त मैं अपने फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा। वो सख्त लहजे में बोला, मैं ये सब कुछ अपने बड़ों के हुक्म पर कर रहा हूँ। तुमने CFK को जो भी नुकसान पहुँचाया है वो बराह रास्त इन्हीं का नुकसान है। तुमने एक तरह से खुदा को नुकसान पहुँचाया है, वो तुमसे सख्त नाराज है। क्या बकते हो? मैंने चीख से मुशाबा आवाज में कहा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं जमीनी खुदा की बात कर रहा हूँ, अमेरिका बहादुर। ओह, मैं नफरत अमेज निगाह से इसे घूर कर रह गया। वो कहने लगा, अब तुम यहूदियों से दुश्मनी का मजा चख लोगे। मैं यहूद का दुश्मन हूँ और ना ही हनूद का। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, मैं दरअसल बुराई का दुश्मन हूँ। इस दुश्मनी में किसी मजहब व मिल्लत की तहसीस नहीं। मैंने हमेशा अच्छाई का साथ दिया है और बुराई की मजम्मत की है। एक लम्हे को रुक कर मैंने इजाफा करते हुए कहा, क्या तुम यहूदी हो या चौधरी नवाजिश यहूदी है? मैं तो तुम दोनों का दुश्मन अव्वल हूँ। क्यों? क्योंकि तुम दोनों शैतान के चेले हो, बुराई के अलमबरदार हो। तुम मेरी पूरी हिस्ट्री से वाकिफ हो। मेरी जिंदगी का एक एक वर्ग पलट कर देख लो, तुम्हें हर जगह मेरे अल्फाज की सच्चाई मिलेगी। मैंने हर कदम पर शैतानी जहनियत के हामिल अफराद के दांत खट्टे किए हैं और मजलूमों बेकस की दाद रसी की है। मैं तुम दोनों नंगे इंसानियत को छोड़ने वाला नहीं
नहीं, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी ये वीडियो तैयार की है। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, अब हम दोनों तुम्हारे हाथों महफूज हो चुके। तुम पाकिस्तान में दाखिल होगे और ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाओगे। मेरे बड़े तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। वो थोड़ी देर रुकने के बाद बोला, और ये जो तुमने मिस्टर वाली बात की है, ये तमाम तफसील मैंने ऊपर पहुंचा दी है, बल्कि वो रिकॉर्ड जो तुमने CFK में रहते हुए मुरतब किया था, तुम्हें वो खूनरेज वाकया तो याद होंगे जब तुमने अपने दोस्त और नमकख्वार मेरे नमकख्वार इम्तियाज के साथ मिलकर CFK के प्लेटफार्म से बड़े अजीमुशान कारनामे अंजाम दिए थे। शुएब गौरी जिन कारनामों को अजीमुशान करार दे रहा था वो एक एक करके मेरे जहन से गुजरने लगे। ये सच है कि मैंने CFK से वाबस्तगी के दौरान में बाज़ औकात कत्लो गारतगरी भी की थी, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हुआ था। मैं CFK को एक इस्लाही और इंसानी बहबूद की तंजीम समझा था और अपनी दानिश में मैंने सच्चाई का साथ देते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी और जालिम का हाथ तोड़ा था। बहरहाल अब ना इम्तियाज बाकी रहा था और ना ही CFK से मेरी वाबस्तगी। शुएब गौरी पूरा खुल गया था। मैंने और मिनहाज बाकर ने इसके बारे में जो अंदाजे लगाए थे वो 100% दुरुस्त साबित हुए थे। मैं मिनहाज ही के इमा पर किसी यहूद नवाज सेटअप की तलाश में निकला था और तान बिल आखिर CFK के पर आन का टूटी थी। ये अलग बात है कि मैं पहले से इस तंजीम से वाबस्ता था, लेकिन इसकी हकीकत से आगाह नहीं था। शुएब गौरी यहूदी लाबी के इशारों पर नाचता था और इनकी मकसद बरारी के लिए कोशा था। मिनहाज बाकर ने यहूदियों के इस चमचे और इसकी शैतानी तंजीम को जड़ से उखाड़ फेंकने अज़म कर रखा था और मैं इसके अज़म की तकमील के लिए कोशा था। कोई भी मुहब्बे वतन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगियार इसकी धरती की जानब मैली नजर से देखें। ये तमाम ख्यालात एक लम्हे में मेरे जहन में से गुजर गए और मैं सोचने लगा हालात ने अचानक कैसी वाहियात सूरत इख्तियार कर ली थी। शुएब गौरी ने सबसे ज्यादा तशवीशनाक इंकशाफ ये किया था कि वो अपने यहूदी अकाओं को मेरी हिस्ट्री से आगाह कर चुका था। मैं यहूदियों की जहनियत, इनकी ताकत और काम करने के अंदाज को अच्छी तरह समझता था। वो बाल की खाल और खाल के बाल उतारने के माहिर थे। वो जब किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते तो फिर ये दुनिया इस मातूब को बड़ी तंग नजर आने लगती। कोई भी महफूज या गैर महफूज पनाहगाह इससे आंख न मिलाती और वो एक नादीदा शिकारी के आगे दौड़ते दौड़ते हाँप जाता। इसके कदम डगमगाते और वो मुंह के बल जा गिरता। किसी ने सच कहा है, इंसान मोहब्बत और दोस्ती में बहुत मार खाता है। मैंने शुएब गौरी से दोस्ती के नतीजे में इसे अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया था। वो मेरे हालात जिंदगी से बेखूबी आगाह था। सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल, हिंदुस्तान और शाओलिन टेम्पल की बहुत सी कहानियां मैंने इसे सुना रखी थी। ये इस पर मेरा एतमाद ही था कि मैंने इसे मतरूक कुएं में साल से दफन करोड़ों की मालियत के सोने के राज से आगाह कर दिया। अज़ामाबाद इस सिलसिले में भी इसने मुझसे धोखा किया और मेरे दुश्मन दरीना से दोस्ती कर बैठा। बहरहाल अब इन बातों को सोचने या इन पर कुड़ने का वक्त बीत गया था। मौजूदा सूरत हाल खासी गंभीर थी। मुझे मुसलसल खामोश और अपनी जानब यकटुक देखते पाकर शुएब गौरी ने कहा, वजदान तुम किस सोच में गुम हो? भाई अमेरिका बहादुर की दहशत ही बहुत है। लगता है तुम्हारी सिटी खो गई। तुम इतने चुप तो कभी नहीं रहा करते थे। मैंने तमाम ख्यालात को ज़हन से झटका और जारहाना अंदाज में कहा, तुम्हारे इस अमेरिका बहादुर को मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। तुमने इसे जमीनी खुदा कहा है, लेकिन मेरी निगाह में वो जमीनी शैतान है। मैंने तुम्हारी CFK को जो भी नुकसान पहुँचाया वो दर हकीकत तुम्हारे बड़ों का नुकसान है। ऐसा खुदा किस काम का जिसे मुझ जैसा एक मामूली इंसान पे दर पे नुकसान पहुँचाने में कामयाब रहे। मैंने सांस लेने की खातिर थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, मेरे नजदीक वो एक अजीम फितना है। ऐसे फितने और जमीनी खुदाई के झूठे दावेदार हर दौर में जन्म लेते रहे हैं। जो चीज जन्म लेती है वो फितरी असूलों के तहत एक दिन फना भी हो जाती है। तुम्हारा ये जोम खुद जमीनी खुदा भी बहुत जल्द निस्तो नाबूद हो जाएगा। तुम तकरीर बहुत अच्छी कर लेते हो, वो तंजिया अंदाज में सराहते हुए बोला। बहरहाल अब इन जोश भरी बातों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है इन्हीं से जाकर कहना। जो तुम्हें लेने आ रहे हैं वो तुम्हारे साथ तुम्हारी दोनों साथी
साथियों को भी ले जाएंगे। बुलंद और पस्त का ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे हम रकाब रहेगा। एक पर्दे के पीछे दूसरी पर्दे पर शुएब की बात खत्म हुई तो मेरे रगों पे में गहरी तशवीश दौड़ गई। बुलंद और पस्त से इसकी मुराद साहिल और सदफ थी। साहिल दराज कामत और सदफ पस्ता कद थी। शुएब के आखिरी जुमले में बड़ी सफाकी शामिल थी। इसकी बात का यही मतलब निकलता था कि साहिल को मुझसे मिलने नहीं दिया जाएगा, वरना वो पर्दे के पीछे का किनाया इस्तेमाल न करता। साहिल से दूरी के तस्वर ने मुझे तड़पा कर रख दिया। मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा। मेरे अंदर अंदाज में बेसाख्तापन था। साहिल कहाँ है? किसी समंदर के किनारे इस्तादा होगा। वो बेपरवाही से बोला। मैं अपनी साहिल की बात कर रहा हूँ, मैंने गुर्राहट अमेज अंदाज में कहा। वो मेरे पास महफूज है। शुएब ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। साहिल और सदफ इसी बंगले के एक आरामदेह हिस्से में मौजूद हैं। मैंने पूछा, चलो मान लिया मैंने और सदफ ने मिलकर तुम्हें और तुम्हारी तंजीम को नुकसान पहुँचाया या बकौल तुम्हारे आकाओं को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन साहिल तो इस मामले में किसी भी तौर मुलवस नहीं। फिर इसे किस बात की सजा दी जा रही है? तुमसे किसने कह दिया मैं साहिल को सजा दे रहा हूँ? वो अजीब सी नजर से मुझे घूरते हुए बोला। मैंने तो फूलों की तरह सजाकर इसे अपने पास रखा है। वो मेरे बड़ों की अमानत है। मैं इसे एक जरा सी तकलीफ पहुँचाने के बारे में भी नहीं सोच सकता। वो जरा मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। साहिल को तो कब का यहाँ से रवाना किया जा चुका होता, लेकिन तुम हमारे काबू में नहीं आ रहे थे। तुम्हें शिकार करने के लिए साहिल का चारा इस्तेमाल किया गया। बहरहाल अब ये किस्सा निमट चुका। वो खामोश हुआ तो मैं उलझ कर रह गया। उलझन का सबब ये था कि साहिल को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही थी। वो तो एक गैर मुतल्लक और सीधी सादी लड़की थी। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो मुझसे दोस्ती के जुर्म में तकलीफें उठा रही है, लेकिन शुएब गौरी ने गौर फिक्र का एक और दरवाजा खोल दिया था। जब इस दरवाजे में उभरने वाला मंजर मेरी समझ में ना उतर सका तो मैंने बराह रास्त शुएब ही से पूछने का फैसला किया। मैं इस कांटे को जहन में खटकने के लिए नहीं छोड़ सकता था। तुम्हारे आका मेरी साथी साहिल में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? वो लोग साहिल में नहीं बल्कि दन्नों में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। मैं तिब्बती नकोश वाली इस हसीना की बात कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक खटमंडू के नजदीक वाक़या एक बुद्ध इबादतगाह से है। तुमने इसे साहिल का नाम देकर एक आड़ में छुपा लिया था, लेकिन देख लो मेरे बंदे किस क़यामत की नजर रखते हैं। इन्होंने दन्नों को खोज निकाला और इसे पकड़ने का फरीदा मुझे सौंप दिया। मैंने इन्हें सब तुम्हारे बारे में बताया तो वो एक तीर दो शिकार पर इसरार करने लगे। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ तो मैं इस नए इंकशाफ पर शशदर रह गया। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। ये वो लम्हात थे जब तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। एक मकरूह कहकहा लगाने के बाद इसने मजीद कहा। मैं जान गया कि तुम्हें दोस्ती के प्लेटफॉर्म पर बआसानी जिबा किया जा सकता है, सो मैं तुम्हारे और नजदीक हो गया। फिर तुम्हारी साथी को अगवा कर लिया गया। चुनांचे मुझे बेहालते मजबूरी चौधरी नवाजिश से दोस्ती गांठना पड़ी और मैंने 10 करोड़ की रकम चौधरी के हवाले करके दन्नो यानी तुम्हारी साहिल को हासिल कर लिया। वो एक मर्तबा फिर बड़े जहरीले अंदाज में मुस्कुराया और बोला। ये अलग बात है कि वो 10 करोड़ रुपए तुम्हारे ही हिस्से के थे। इसे कहते हैं जिसका जूता इसी का सर। मैं इसका तबसरा सुनकर सुलग उठा, ताहम मैंने जोश में आने से एतराज बरता। इस वक्त अगर मैं गुस्से का मुजाहरा करता तो असल बात बीच में लटक कर रह जाती। साहिल से मुतल्लिक यहूदी लाबी की दिलचस्पी के बारे में जानना निहायत अहम और जरूरी था। मैंने मुतहम्मल लहजे में शुएब से सवाल किया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे आका साहिल के हसूल के लिए इस कदर बेचैन क्यों है? पूरी बात तो मुझे भी नहीं मालूम। वो ठोस लहजे में बोला। जितना जानता हूँ वो तुम्हें जरूर बताऊंगा। आखिर को गुजरे दिनों में तुम मेरे दोस्त रहे हो। वो तंदिया अंदाज में मुस्कुराया और एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद बोला। मैंने उड़ती उड़ती सुनी है साहिल यानी दन्नों के सीने में कोई राज दफन है। एक बेश बहा खजाने का राज। मेरे बड़े इस खजाने तक पहुँचना चाहते हैं। इस खजाने की अहमियत मादी भी है और रूहानी भी। तुम्हें तो मालूम ही होगा यहूदी और यहूदियत का माजी और हाल बेहद पुरअसरार है। इनका एक मखसूस तबका मावराई और रूहानी उलूम व फनून में बड़ी महारत रखता है और ये लोग हर किस्म की मिस्ट्री की तलाश में रहते हैं। दन्नो भी किसी ऐसे ही राज की अमीन है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। शुएब की वजाहत ने बजाय सुलझन के उलझन पैदा कर दी। इसकी बात मेरी सर के ऊपर से गुजर गई। साहिल एक बेजरर और सादा सी लड़की थी। इसके नाजो अदा में मासूमियत पाई जाती थी। अगर इसके सीने में कोई राज पोशीदा होता तो वो मुझसे इसका जिक्र जरूर करती। हम दोनों एक दूसरे
दूसरे के इतने करीब थे कि अपने आप से दूर हो गए थे। हमारे दरमियान कोई बात राज नहीं रही थी। हाँ, सारे पर्दे उठ चुके थे। हम मन तो से बहुत आगे निकल आए थे। दूसरी तरफ मैं शुएब गौरी की बात और इसके आकाओं के दावे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो लोग अगर साहिल को खोज रहे थे बल्कि हासिल कर चुके थे तो ये सारी दौड़ धूप बेमकसद नहीं हो सकती थी। अचानक मेरे जहन में एक खतरनाक सवाल उभरा। क्या साहिल वाकई इतनी सादा नहीं थी जैसी दिखाई देती थी? क्या मैं इसकी गहराई नापने में नाकामयाब रहा था? क्या वो मासूमियत का पैकर मुझसे भी कुछ छुपाए बैठी थी? एक सवाल ने अपने पीछे कतार लगा दी। एक के बाद एक मनफी और सनसनीखेज सवाल मेरे जहन पर हथौड़े बरसाने लगा। मेरा दिमाग झुंझुना उठा और अगले ही लम्हे मैंने सर झटक कर इन फजूल इस्तफसारात को अपनी खोपड़ी से निकाल बाहर किया। मेरी साहिल ऐसी नहीं हो सकती थी। इसी लम्हे शुएब गौरी की मखसूस आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, सिर्फ एक छुपी हुई हकीकत ने तुम्हें झंझोड़ कर रख दिया। अगर सारा अहवाल सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तुम्हारी वो मजबूत असाबी और आहनी कुव्वत इरादी क्या हुई? क्या मैं कहूँ हवा हुई? मैंने तैश में आने की बजाय बड़े तहम्मुल अमेज नजर से इसे देखा और पूछा, तुम्हारे आका हमें कहाँ पहुँचाने का इरादा रखते हैं? बहुत ही अहम सवाल किया तुमने, लेकिन अफसोस। वो खफीफ सा होते हुए बोला, माई ओल्ड डियर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अपने बड़ों से सवाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और आज खुद उन्होंने इस सिलसिले में मुझे कुछ बताया नहीं, इसलिए सॉरी। वो ऐसे अंदाज में बात कर रहा था जैसे इससे ज्यादा कोई मेरा खैर ख्वाह न हो, लेकिन मैं समझ रहा था ये इसका तंज या अजियत पहुंचाने वाला और नापसंदीदगी का अंदाज था। मैंने कुरीद जारी रखते हुए पूछा, इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा कि वो हमें किस जरिए से लेकर जाएंगे? हाँ मालूम है, वो असबात में सर हिलाते हुए बोला। फिर उल्टा मुझसे मुस्तस्फर हुआ, तुम्हें याद है अभी चंद रोज पहले वो लोग एक बंदे को पाकिस्तान से लेकर गए हैं। वो इन लोगों के लिए मोस्ट वांटेड था। वो अमेरिकी CIA का मुजरिम था। वो लोग कई साल से इसकी तलाश में करोड़ों डॉलर खर्च कर चुके थे। बिल आखिर वो इसे यहाँ से पकड़ने में कामयाब हो गए। इसे गिरफ्तारी के मुकाम से फिलफौर हुकूमत वक्त के तावन से इस्लामाबाद पहुँचाया गया। मेरे आकाओं का चार्टर्ड तैयारा इसे इस्लामाबाद से सीधा अमेरिका ले गया था। तुमने अखबारात में इस वाक़े की तफसील पढ़ी होगी। तुम्हारा इशारा एमल कांसी की तरफ तो नहीं? इस वक्त मेरा पूरा वजूद सनसनी की लपेट में था। पिछले दिनों यही इस नौयत का बड़ा वाक़या पेश आया है। वो गंभीर आवाज में बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। बस इतना जान लो कि तैयार चार्टर्ड तैयारा चंद घंटों बाद तुम लोगों को यहाँ से ले जाने का मुंतजर है। मेरे आका इस वक्त बंगले में मौजूद हैं। थोड़ी ही देर बाद वो इस हाल और इस हाल में तुम्हारा दीदार करेंगे। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद वो इजाफा करते हुए बोला, वैसे थोड़ी देर पहले चौधरी नवाजिश भी अपने गाँव से यहाँ पहुँचा है। इसे निहायत ही एमरजेंसी में कराची आना पड़ा, लेकिन मैं इसे इस हाल में नहीं लेकर आऊंगा। तुमने इसके साथ जो कुछ किया है इसके नतीजे में वो तुम्हें देखते ही शूट कर देगा और मैं तुम्हें बता चुका हूँ तुम इस वक्त कितनी अहमियत इख्तियार कर चुके हो। मैंने बेसाख्ता पूछा, मैंने चौधरी के साथ ऐसा क्या कर दिया? वो खामोशी से मुझे तकने लगा। अंदाज ऐसा था जैसे भांपने की कोशिश कर रहा हो। क्या मैं वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानता या बनने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वो ठहरे हुए लहजे में मुस्तफर हुआ। यकीन करो चौधरी के साथ जो कुछ भी नया हुआ है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं तो कल रात 10 बजे से अब तक तुम्हारे बंगले में हूँ। इसने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, फिर वो तुम्हारे साथियों का कारनामा होगा। इसकी बात मेरे पल्ले न पड़ी तो मैंने इसरारी अंदाज में दरियाफ्त किया, आखिर हुआ क्या है? तुम थोड़ी देर के मेहमान हो इसलिए तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। वो मुदब्बराना लहजे में बोला, कल शाम चौधरी नवाजिश के एक खास बंदे जेडी मलिक को अगवा किया गया था। चौधरी का लखते जिगर पहले ही तुम्हारी कैद में था। आज अली अलस सुबह वो दोनों दरियाफ्त हो गए हैं, एक जिंदा और दूसरा मुर्दा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं चीख से मुशाबा आवाज में चिल्लाया। वो ठहरी हुई निगाह मुझ पर गाड़ते हुए बोला, हकीकत बयान कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं इसरारी अंदाज में बोला। वो बोला, हकायक ऐसे ही तलख और नाकाबिले यकीन होते हैं, जरा तफसील बताओ। मैं पूछे बिना न रह सका। मेरे इस मुस्तरब सवाल के जवाब में शुएब गौरी ने बताया कि आज अलस सुबह लगभग 5 बजे 3 तलवार के कदमों में जेडी मलिक की लाश और फैसल का इबरतनाक वजूद दरियाफ्त हुआ था। जेडी मलिक को बेपनाह
अपना अजियत से गुजारने के बाद मौत के घाट उतारा गया था, जबकि फैसल जिंदा तो था लेकिन इसको देखकर बेसाख्ता जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकलता था। इसके दोनों कान, जुबान, नाक का गोश्त वाला हिस्सा काट कर जिस्म से अलग कर दिया गया था। टखने के अकब में पाई जाने वाली हसास रगे भी काट दी गई थी। अब वो जिंदगी भर अपने पाँव पर चलने के काबिल नहीं रहा था। इसके अलावा इसकी कोहनियों के जोड़ पर भी अच्छी खासी तबाह आजमाई की गई थी। बात के इख्तिताम पर शुएब ने फुंकार से मुशाबा लहजे में कहा, फैसल तुम्हारी तहवील में था। जेडी मलक का इसके साथ पाया जाना इस बात का सबूत है कि इसे भी तुमने या तुम्हारे इमाम पर किसी अगवा किया गया था, इसलिए इन दोनों के साथ पेश आने वाले वाकयात के तुम ही जिम्मेदार होगे। मैंने सुबह 6 बजे चौधरी को इस सानहे की इतला दी और वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुँचा है। अब बताओ तुम क्या कहते हो। आखिर में शुएब ने बड़ा मानी के सवाल किया था जिसका इसी डिग्री पर जवाब देना मुझ पर लाजम था। मैं एक लम्हे में समझ गया था जेडी मलक और फैसल का हशर खराब करने वाला शहजाद के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मुमकिन है इस सिलसिले में ज़ारगुल ने भी इसकी कुछ मदद की हो। पहले तो शहजाद की इस जज्बाती बेवकूफी पर गुस्सा आया था, लेकिन मैं इस वक्त जिस किस्म की सूरत हालात से गुजर रहा था, इसके तकाजे के मुताबिक शहजाद ने बिल्कुल ठीक किया था। इस जानसार दोस्त के लिए मेरा दिल महरे वफा के जज्बात से मामूर हो गया। इस जीदार पोठोहारी ने दिल बढ़ाने और लहू गरमाने वाला कारनामा अंजाम दिया था। मैंने दिल ही दिल में शहजाद की बहादुरी को सलाम किया, फिर ठहरे हुए लहजे में शुएब गौरी से कहा, मैं निहायत ही मुसरत के साथ इतराफ करता हूँ कि जेडी मलक और फैसल को मेरे पैनल पर नमूना इबरत बनाया गया है और मैंने जरा तवक्कुफ करके अपनी बात को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारा वो नया नवेला दोस्त चौधरी नवाजिश और तुम्हारे आका सब के सब मेरे इसी यादगार सलूक का मजा चखोगे जल्द या बदेर। मैं तुम्हारी जिंदगियों को दर्दनाक अजाब के सुपुर्द करने वाला हूँ। बोल लो, जितनी चाहो दिल की भड़ास निकाल लो, क्योंकि तुम नहीं जानते इस पिंजरे में तुम्हारे साथ क्या सलूक होने वाला है। तुम्हें एक मखसूस किस्म के जांगिये में बिला वजह तो यहाँ नहीं बिठाया गया। आखिर कोई तो मकसद होगा। तुम्हारे दोनों हाथों को आहनी बंदिशों में जकड़ने का क्या मकसद है तुम्हारा? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला और मैं अपने बरहना वजूद को देखने लगा। बस घबरा गए। शुएब गौरी की तंजिया नजर मुझे अपने पार होती हुई महसूस हुई। मैंने बुखलाकर पूछा, मुझे इस जिन्नाती पिंजरे में क्यों कैद किया गया है? इसलिए कि तुम भी किसी जिन से कम नहीं हो। वो ये कहते हुए अपनी कुर्सी से उठ गया, फिर पिंजरे के नजदीक आकर बोला, मेरे आका अपने साथ 2 निहायत ही खतरनाक फाइटर भी लाए हैं। इस पिंजरे के अंदर तुम इनसे मुकाबला करोगे। ये इंतहाई खौफनाक और खूनरेज मुकाबला होगा जिसका एक एक स्टेप कैमरे की आंख में महफूज होता चला जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, खूनरेज और हलाकत खेजी मेरे आकाओं को बहुत पसंद है। उन्होंने तो अपने स्पोर्ट्स में भी गैर इंसानी अवामल को शामिल कर लिया है। अपनी तफरीह तबा और तस्कीने ज़ौक की खातिर वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तुम और तुम्हारी शैतानी तंजीम CF के इसी वहशियाना मिजाज का ट्रेलर है। मैंने जहरखंद लहजे में कहा। वो चंद लम्हात तक बड़ी मानी खेद नजर से मुझे तकता रहा, फिर मोतदल लहजे में बोला, बहरहाल साबक दोस्ती का ख्याल करते हुए एक मशवरा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। जरा हाथ पांव बचाकर मुकाबला करना। इस पिंजरे को मैंने डेथ केज का नाम दे रखा है। आज तक कोई जिंदा यहाँ से बाहर नहीं निकला। डेथ केज, मैं जेरे लब बुड़बुड़ाया। इसने कहा, मैंने तमाम जरूरी बातें तुमसे कर ली, अब मेरे दूसरे सेशन में मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।